महेश जी एक फैक्ट्री में काम करते थे। तब बहू उर्मिला को वो बहुत अच्छे लगते थे। जब बीमार होकर घर बैठ गए तो बोझ लगने लगे तो देवरों से कहती, माँ बाप को उठाकर ले जाओ, मैंने बहुत सेवा कर ली है। तो एक बेटा माँ को और दूसरा बाप को साथ ले गया और उनकी पत्नियों को मुफ्त के नौकर मिल गए। जब उर्मिला का पति इंडिया वापस आया तो माँ बाप का सुनकर वो भाइयों के घर उनके लिए तोहफे ले गया। तो पता चला वो ओल्ड होम में चले गए हैं, तो वो उर्मिला को साथ लेकर ओल्ड होम गया। तो उर्मिला के कदमों तले से ज़मीन निकल गई, क्योंकि वहाँ पति ने सामने, ये लो उर्मिला बेटा, गर्म गर्म समोसे हैं, बच्चों को भी दे दो और खुद भी खा लो। महेश जी ने हाथ में पकड़ा हुआ बड़ा सा पैकेट बहू उर्मिला की ओर बढ़ाया। उसने खुशी से पैकेट पकड़ लिया। महेश जी अक्सर ही फैक्ट्री से वापस आते हुए उसके और उसके बच्चों के लिए काफ़ी सारी चीज़ें ले आते थे। ये बात उर्मिला को बहुत अच्छी लगती थी। पड़ोस की जितनी भी औरतें थीं वो सब उर्मिला पर गर्व करती थीं, क्योंकि उनके सास और ससुर तो सीधे मुंह उनसे बात तक नहीं करते थे। ऐसे में जब महेश जी आए और दिन उर्मिला के लिए तोहफे और उसके बच्चों के लिए खाने पीने का सामान लेकर आते, तो उर्मिला को बहुत अच्छा लगता था। उसने गली में खेलते बच्चों को आवाज़ देकर अंदर बुलाया और उन्हें गर्म गर्म समोसे प्लेट में निकाल कर देने लगी। पिताजी, खाना बनाने के लिए इस समय घर में कुछ नहीं है, आप मुझे सामान ला दे, मैं खाना बना लूँगी। उर्मिला ने चाय देते हुए महेश जी से कहा। वो जो थके हुए फैक्ट्री से आए थे एक पल के लिए खामोश से रह गए। उर्मिला बेटा, कल छुट्टी थी, मैंने पूछा भी था तुम कुछ सामान चाहिए तो बता दो, उन्होंने दबे दबे शब्दों में कहा। मगर उर्मिला कमरे से बाहर जा चुकी थी। वो खामोशी से चाय पीने लगे। चाय पीकर उठे और उन्होंने उर्मिला को सारा सामान ला दिया। बाजार में उन्हें 2 घंटे लग गए। जिस समय वो घर में आए रात का अंधेरा फैल रहा था। उर्मिला ने घर में रखी हुई दाल बना ली थी और उसका मूड थोड़ा सा खराब था। महेश जी ठंडी सांस लेकर रह गए। कल से उनकी तबीयत काफ़ी गिरी गिरी सी थी। वो ये बात फील तो कर रहे थे मगर किसी से कह नहीं रहे थे। अगली सुबह फैक्ट्री जाने के लिए तैयार होने लगे। उनके दिल पर बोझ बढ़ता ही जा रहा था। बड़ी मुश्किल से चलते हुए वो घर से बाहर निकले। लंच बॉक्स में एक रोटी और साथ में अचार का टुकड़ा था, जो उर्मिला उन्हें दिया करती थी। वो भी उन्हें आज भारी लग रहा था। धुंधलाई हुई आंखों से थके थके अंदाज में चलते हुए महेश जी बस स्टॉप तक पहुंचे, लेकिन इससे पहले कि बस रोककर उसमें बैठते उन्हें जोर का चक्कर आया और वो जमीन पर गिरते चले गए। आसपास मौजूद लोग उनके पास इकट्ठा होने लगे। वहीं पर मोहल्ले के कुछ जानने वाले लोग भी थे। उन्होंने उन्हें पहचान लिया। अरे, ये तो महेश जी हैं, अखिलेश के पिताजी, वही अखिलेश जो विदेश में रहता है, उन्होंने एक दूसरे से कहा। महेश जी को उठाकर अस्पताल ले जाया गया और उसके घर में भी खबर दे दी गई। उर्मिला बौखला सी गई। उसने झट दोनों देवरों को फ़ोन किया जो अपने अपने घरों में रहते थे। दोनों देवर अस्पताल पहुंच गए। पता चला कि महेश जी की शुगर अचानक हाई हो गई थी, जिसके कारण से वो ज़मीन पर गिर गए। महेश जी का ट्रीटमेंट हुआ और उन्हें घर ले आया गया, मगर उनकी तबीयत बहुत ख़राब रहने लग गई थी। उनकी पत्नी सुशीला भी बहुत परेशान थी। खुद वो भी जोड़ों के दर्द से परेशान थी। पति की कोई ख़ास देखभाल नहीं कर सकती थी और दुर्भाग्यवश से उनकी एक आंख में मोतियाबिंद भी था। महेश जी घर आए, मगर अगले दिन सोकर जागे तो उनके पैर पर एक अजीब तरह का घाव बना हुआ था। उन्होंने सोचा शायद कोई मामूली चोट का निशान है, धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। घर में रखी दवाइयों में से दवा उन्होंने अपने पैर पर लगा ली, मगर वो घाव कोई मामूली घाव न था। एक दिन और गुजरा तो महेश जी का पैर काफ़ी सूज गया, इतना कि वो ज़मीन पर पाँव रख कर चल भी नहीं सकते थे। धीरे धीरे महेश जी का पैर इतना ख़राब हो गया कि वो चारपाई के होकर रह गए। उर्मिला के माथे के बल इतने बढ़ गए कि गिने ना जाते थे। अच्छा खासा कमाते कमाते महेश जी चारपाई पर पड़ गए थे। पति भेजे हुए पैसे अब महेश जी और उनकी पत्नी पर भी खर्च होने लगे थे। उनकी पत्नी सुशीला देवी बहू से खाना मांगने के लिए किचन में जाती तो वो उन्हें कई बातें सुना देती। अक्सर तो उनके लिए किचन में खाना भी ना छोड़ती। दोनों भूखे पति पत्नी अपनी बेबसी पर आंसू बहाते रह जाते। महेश जी ठंडी आहें भरते। कल तक जब वो फैक्ट्री से वापस आते हुए बहू के लिए सामान लेकर आया करते थे और हर महीने पैसे बहू के हाथ में रखते थे, तब वो उन्हें बहुत अच्छे लगते थे। मगर अब बीमारी के कारण फैक्ट्री उनसे छूट चुकी थी और वो एक नकारा की तरह घर में पड़े थे। मगर वो नहीं जानते थे कि उनकी बहू तो कुछ और ही सोच रही है। उस रात उर्मिला ने अपने दोनों देवरों को उनकी पत्नियों समेत घर बुला लिया। देखो रवि और किशोर, माँ और पिताजी की सारी जिम्मेदारी मुझ पर और अखिलेश पर नहीं है। मैंने बहुत समय उनकी सेवा कर ली है, कई सालों से वो मेरे साथ है, मगर अब तुम लोगों का भी कर्तव्य बनता है कि उन्हें अपने घरों में ले जाओ और उनकी कुछ सेवा करो। मेरा पति यहाँ नहीं है, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मुझसे इन दोनों बीमार पति पत्नी की सेवा अब नहीं होती। उर्मिला उनसे बोल रही थी। दोनों देवर अपनी पत्नियों का मुंह देखने लगे, जो फैशनेबल कपड़े पहने बात बदलने की कोशिश कर रही थी। मगर उर्मिला ने पक्का इरादा कर लिया था। देवरों को माँ और पिताजी को अपने साथ ले जाना ही पड़ा। एक देवर बोला, ठीक है, मैं सिर्फ माँ को अपने साथ लेकर जा सकता हूँ। मैं और मेरी पत्नी दोनों नौकरी करते हैं, हमारे पास इतना समय नहीं होता कि हम पिताजी की बीमारी का ख्याल रख सकें, उनकी पट्टियाँ इतनी इत्यादि करवा सकें। हम माँ को लेकर जाएंगे ताकि ना रहते हुए वो हमारे बच्चों का भी ख्याल रख सकें।
माँ की परेशानी हल हुई तो उर्मिला ने दूसरे देवर की ओर देखा। ना चाहते हुए भी उसने पिताजी को अपने साथ ले जाने की हामी भर ली। वो डॉक्टर था, इसलिए कम से कम ये आराम तो था कि वो महेश जी का इलाज घर में कर दिया करेगा। रवि और उसकी पत्नी घर पहुंचकर गाड़ी से उतरे और तेज तेज कदमों से चलते हुए अपने घर के अंदर चले गए। वो फ्लैट में रहते थे। बूढ़ी सुशीला देवी उनके पीछे गाड़ी से नीचे उतरी और धुंधलाई निगाहों से ऊपर देखा। उन्हें रवि के फ्लैट का पता तो था, मगर इतनी सीढ़ियां चढ़कर ऊपर जाना था उनके लिए बहुत मुश्किल था। लिफ्ट का प्रयोग आता न था, मगर उसके बाद भी वो खुद को धकेलते हुए उस बड़ी सी बिल्डिंग के अंदर चली गईं। वो मुश्किल से नजर उठाकर ऊपर देख रही थी। एक आंख में मोतियां होने के कारण उन्हें कुछ खास दिखाई भी नहीं देता था। उस समय भी वो छोटे छोटे कदम उठाते सीढ़ियों की ओर जा रही थी, जब अचानक सामने से आती हुई मोटरसाइकिल ने जोरदार टक्कर मारी। सुशीला देवी लड़खड़ा कर जमीन पर गिर गईं। उनके मुंह से चीख निकली थी। मोटरसाइकिल वाला शायद जल्दी में था, वो आगे निकल गया। सुशीला देवी की आंखों में आंसू भरने लगे। वो मुश्किल से खुद को संभाले हुए उठ खड़ी हुई। उनकी दाई टांग में दर्द शुरू हो गया था, मगर जैसे तैसे करके वो सीढ़ियां चढ़ना शुरू हुई। हर सीढ़ी पर उन्हें लगता था कि वो अभी नीचे गिर जाएंगी। दर्द के मारे उनके मुंह से कराह निकल रही थी। वो इधर उधर देख रही थी कि शायद उन्हें कोई नजर आए जिससे वो लिफ्ट में जाने का तरीका पूछ सकें, मगर दुर्भाग्य से रात ज्यादा हो चुकी थी और आसपास कोई भी नहीं था। सुशीला देवी हाँफते कांपते फिर से सीढ़ियां चढ़ने लगी। जिस समय वो तीसरी मंजिल पर रवि के फ्लैट के सामने पहुंची, उनके जोड़ों में बहुत तेज दर्द शुरू हो चुका था। उन्होंने रवि के कमरे का दरवाजा खटखटाया। रवि ने दरवाजा खोला और फिर माँ को देखकर चौंका। अरे माँ आप, मैं तो भूल ही गया था कि आप भी हमारे साथ हैं, चले अंदर आ जाएं, रवि ने बेशर्मों की तरह कहा। वो लड़खड़ाते पैरों से अंदर आ गई। सामने ही बहू बाजार से मंगवाया खाना मेज पर रख रही थी। रवि जाकर कुर्सी पर बैठ गया। माँ आप वहाँ नीचे बैठ जाए, यहाँ कुर्सी पर आपसे बैठा नहीं जाएगा, रवि ने जान छुड़ाने वाले अंदाज में कहा। सुशीला देवी उसे देखती रहेगी, मगर कुछ न बोली। वो खामोशी से टेबल के साथ वहाँ नीचे जमीन पर बैठ गई। बहू ने किसी जानवर की तरह उनके सामने खाना ला कर रख दिया। उसके तेवर बतला रहे थे कि सास का यहाँ आना उसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुआ है। सुशीला देवी खामोशी से खाना खाने लगी। बाजार की टाइट रोटी उनसे चबाई नहीं जा रही थी। तेज मिर्च मसाले वाला खाना खाते उनकी तबीयत खराब होने लगी और सीने में जलन होने लगी। उन्होंने थोड़ा सा खाना खाकर खाना छोड़ दिया और इधर रवि और उसकी पत्नी बातें करते हुए उर्मिला की बुराइयां कर रहे थे। सुशीला देवी का दिल घबराने से लगा। वह बड़ी मुश्किल से अपनी जगह से उठ खड़ी हुई। बहू मुझे बता दो, मुझे कहाँ सोना है, मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो रही है, मैं वहाँ लेट कर सो जाती हूँ, मेरे पैरों में भी बहुत दर्द है, उन्होंने डरते डरते पूछा। और बहू ने एकदम चौंक कर उनकी ओर देखा। अगले ही पल उसकी तेवरी चढ़ गई। सो जाइएगा माँ, इतनी जल्दी भी क्या है, हम लोग खाना खाकर अपने कमरों में जा रहे हैं, आप ये बर्तन उठाकर किचन में रखें और फिर धो दीजिएगा। मैंने सुबह कॉलेज पढ़ाने जाना है, तो मेरे पास इतना समय नहीं होगा कि मैं धो सकूं, आपकी वजह से पहले ही काम का बोझ बढ़ गया है। बहू ये कहकर आराम से उठकर अंदर चली गई। सुशीला देवी हक्का बक्का उसे देखने लगी। वो पूछ भी ना सकी कि कौन सा बोझ, खाना तो बाहर से आया था। मगर वो खामोशी से किचन में जाकर बर्तन धोने लगी। सर्दी में ठंडे पानी से बर्तन धोने से उनकी उंगलियां सुन पड़ने लगी। जैसे तैसे करके वो बर्तन धोकर वापस वही ड्राइंग रूम में आई। सोने की जगह का बहू ने बताया नहीं था। वो खुद ही वहां पड़े हुए सोफे पर आड़ी तिरछी होकर लेट गई। बहते आंसुओं के साथ न जाने कब उनकी आंख लग गई, उन्हें पता ही न चला। दूसरी ओर महेश जी का हाल इससे भी बुरा था। जिस समय वो घर पहुंचे, किशोर के इलाके की बिजली जा चुकी थी। वहां तेज बारिश हो रही थी। ठंड में इतनी तेज बारिश, महेश जी का कमजोर शरीर कांपने लगा। उनका बस दिल चाह रहा था कि वो गर्म बिस्तर में जाकर लेट जाएं। इतनी देर चलने से उनके पाँव में भी दर्द होने लगा था। किशोर बेटा, मेरा पाँव बहुत दर्द, दवा लगाकर पट्टी कर दो ताकि मैं कुछ देर आराम कर लूँ, मुझे बुखार सा महसूस हो रहा है। कप कपाती आवाज़ में महेश जी ने अपने बेटे किशोर से कहा। वो अपने इकलौते बेटे से मिल रहा था। बहू तो घर के अंदर आते ही कहीं गुम हो चुकी थी। अरे पिताजी, आपकी पट्टी का तो मैं भूल ही गया, मेरे पास घर में तो इस समय कोई दवाइयाँ नहीं हैं। आप ऐसा करें, पास के मेडिकल स्टोर से जाकर अपनी पट्टी का सामान ले आएँ, फिर मैं सोने से पहले आपके पैर पर दवा लगाकर पट्टी कर दूंगा, किशोर ने टालने के अंदाज में कहा और कमरे से बाहर निकल गया। महेश जी हैरान रह गए। उनकी जेब में तो एक रुपया भी नहीं था। उन्होंने खिड़की से बाहर देखा, वहां मूसलाधार बारिश हो रही थी और महेश जी को चलने में बहुत दर्द हो रहा था। उन्होंने सोचा खामोशी से ऐसे ही लेट जाता हूँ। वो वैसे ही कमरे में रखे बेड पर लेट गए। ये कमरा उन्हें किशोर ने दिया था, छोटा सा स्टोर जैसा कमरा जिसमें सिंगल बेड रखा हुआ था। कितनी देर करवटें बदलने के बाद महेश जी बेचैन होकर उठ गए। पैर में तेज दर्द हो रहा था। बिना दवा खाए और पट्टी किए उन्हें सुकून नहीं आ सकता था। उन्होंने पैर जमीन पर रखा। तेज दर्द की एक लहर उनके शरीर में दौड़ गई, मगर वो खुद पर काबू पाते हुए बड़ी मुश्किल से चलते हुए बाहर तक आए। सामने किशोर मोबाइल पर किसी से बात करने में बिजी था। बेटा मुझे पैसे दे दो, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं अभी जाकर पट्टी का सामान ले आता हूँ, महेश जी ने शर्मिंदा होते हुए बेटे से कहा। उसने एकदम फोन कान से हटाकर गुस्से से महेश जी को देखा। पिताजी देख रहे हैं, मैं फोन पर बात कर रहा हूँ और आप ऐसे मांग रहे हैं, बिल्कुल मांगने वालों की तरह।
कुछ तो ख्याल किया करें, बड़े बड़े लोग हैं मेरे सर्कल में। किशोर ने जेब में हाथ डाला और कुछ पैसे निकालकर महर जी के हाथ में दे दिए। वो बेचारे इन पैसों को देखकर रह गए, उनकी आंखों में आंसू आ रहे थे। ये वही बच्चे थे जिन्हें उन्होंने अपने सीने से लगाकर पाला था। अपनी हर ज़रूरत से नज़र चुराकर उन्होंने अपने बच्चों की उच्च शिक्षा और उनकी सेहत पर पैसा लगाया था। आज वही बेटा बाप को जेब से पैसे निकाल कर देते हुए बातें सुना रहा था। महर जी मजबूर हो चुके थे। उन्होंने रुपए जेब में डाले और धीरे धीरे चलते हुए घर से बाहर निकल आए। बारिश की एक तेज़ बौछार उनके शरीर से टकराई तो उन्हें कपकपी सी होने लगी। उन्होंने अपनी शॉल को अच्छे से खुद पर लपेट लिया और तेज़ तेज़ एक दिशा में चलने लगे। उन्हें ये नहीं पता था कि यहाँ मेडिकल स्टोर किस तरफ है। उन्हें आसपास कोई नज़र नहीं आ रहा था। वो अंदाजे से एक ही दिशा में चलने लगे। उन्होंने आते हुए रास्ते में एक मेडिकल स्टोर देखा था और उसी की तलाश में थे। न जाने वो कितनी देर चलते रहे और बारिश में भीगते रहे। उनका शरीर सर्दी से अकड़ने लगा। जिस समय वो गली का मोड़ मुड़े, उन्हें दूर से मेडिकल स्टोर का साइन बोर्ड नजर आ गया। अंधेरी गलियां थी। तेज बारिश के कारण जगह जगह कीचड़ जमा हो चुका था। महर जी लड़खड़ाते कदमों से उसी कीचड़ के बीच में पैर रखते मेडिकल स्टोर के सामने जा रुके। उन्होंने कपकपाते हाथों से वो कुछ नोट निकालकर मेडिकल स्टोर वाले के सामने रखे। वो बुरी तरह से भीग चुके थे। मेडिकल स्टोर पर एक नौजवान सा लड़का खड़ा था। उसने एक नज़र महर जी को देखा, जिनकी बुरी हालत हो रही थी। उनका जख्मी पैर दूर से ही दिख रहा था, वही पैर जिसको अब जमीन पर रखते हुए भी महर जी को काफ़ी दर्द हो रहा था। समझने वाले अंदाज में मेडिकल स्टोर वाले ने कुछ वो नोट अपने बक्से में डाल लिए और पलटकर महर जी को दवा दे दी। उसे बहुत अफसोस हो रहा था कि ना जाने ये बूढ़ा कौन है जो रात के इस समय सिर्फ कुछ दवाइयों के लिए इतनी दूर से पैदल चलते हुए आ रहा है। दवा लेकर महर जी ने वापसी का रास्ता शुरू किया। अब बारिश काफ़ी हल्की हो चुकी थी, मगर ठंड बढ़ चुकी थी। लड़खड़ाते कदमों से चलते हुए महर जी बड़ी मुश्किल से किशोर के घर वापस पहुंचे। तकलीफ से उनकी हालत ख़राब हो चुकी थी। किशोर के घर के अंदर आते हुए वो लड़खड़ा कर गिर पड़े, क्योंकि अंदर बिल्कुल अंधेरा था। शायद किशोर और उसकी पत्नी दोनों सोने जा चुके थे। महर जी पूरी तरह से भीगे हुए थे। उनके पास कपड़े बदलने के लिए कपड़े भी नहीं थे। उन्होंने आगे बढ़कर किशोर के कमरे का दरवाज़ा खटखटाना चाहा, मगर कई बार आवाज़ देने के बाद भी दरवाज़ा न खुला। शायद वो लोग सो चुके थे। तेज़ दर्द और ठंड के मारे कांपते हुए महर जी बड़ी मुश्किल से चलते हुए अपने उसी स्टोर रूम तक आए। सामने उनका बैग पड़ा था। महर जी को थोड़ा सा आराम हुआ। चलो, उनके पास बदलने के लिए कपड़े तो थे। वो बड़ी मुश्किल से आगे बढ़े और बैग खोलकर अपने लिए कपड़े निकाले। अपने कपड़े बदलते हुए महर जी का दिल चाह रहा था कि वो फूट फूट कर रो दें। आखिर उनके बच्चे उनके साथ कैसा व्यवहार कर रहे थे, मगर वो मजबूर थे। कपड़े चेंज करके वो वहीं सुकड़ सिमट कर लेट गए। दर्द बढ़ चुका था। शायद इसी दर्द के कारण महर जी पर बेहोशी छाने लगी और उनकी आंख लग गई। अगली सुबह महर जी से अपनी चरपाई से उठा ही ना गया। किशोर और उसकी पत्नी नाश्ता वहीं उनके पास रखकर खुद हॉस्पिटल चले गए। महर जी जब जागे तो बुखार में जल रहे थे। उनका पूरा शरीर गर्म हो रहा था, मगर उन्हें ज़िंदगी तो गुजारनी ही थी। वो जैसे तैसे करके अपना समय गुजारने लगे। किशोर और उसकी पत्नी ने महर जी को एक नौकर मान लिया था। घर भर का सारा सौदा वो महर जी से मंगवाते। हालांकि उनके पैर में घाव था, उनसे चला भी नहीं जाता था, लेकिन वो किसी बात पर इनकार न कर सकते थे। पूरा दिन किशोर की पत्नी उन्हें अलग अलग कामों से बाजार भेजती रहती और रात को थक कर जब वो वापस आते तो किशोर बेमन से कभी उनके पैर की पट्टी करता और कभी ना करता। मगर महर जी ने शिकायत करना छोड़ दी थी। उन्होंने अपने होठों को सी लिया था। बस खामोशी से दिन रात अपने कमरे में पड़े वो छत को घूरते रहते थे। वो बस मौत का इंतज़ार करते थे, मगर उन्हें नहीं पता था कि इंतज़ार तो कोई और भी कर रहा है उनसे मिलने का। वो अखिलेश था जो विदेश से अचानक ही वापस आ पहुंचा था, क्योंकि उसे सपने में अपने बूढ़े माँ बाप को रोते हुए कई बार देखा था। उर्मिला के दरवाजे पर दस्तक हुई तो वो जो नेल पेंट लगाकर उसके सूखने का इंतजार कर रही थी एकदम चौंक सी गई। इस समय कौन आ गया? बच्चे तो स्कूल गए हैं। वो जल्दी से उठ खड़ी हुई। उसने दरवाज़ा खोला तो सामने अखिलेश खड़ा था। उर्मिला के चेहरे पर खुशी और आश्चर्य बिखर गया। अखिलेश अंदर आकर उसे मिला और उसका पहला सवाल यही था, माता पिताजी कहाँ हैं? उर्मिला सटपटा सी गई। अब वो क्या बताती कि उसने तो उसके माता पिता को काफ़ी समय पहले ही लगभग धक्के मार कर घर से निकाल दिया था। वो ना माँ और पिताजी बहुत जिद कर रहे थे ना किशोर और रवि के घर जाने की, तो फिर मैंने उन दोनों को यहाँ वहाँ बुला लिया, मगर दोनों इतने होशियार हैं कि एक साथ उन्हें लेकर नहीं गए। किशोर पिताजी को अपने साथ ले गया और रवि माँ को। बहुत ही चालाक है आपके दोनों भाई, उर्मिला ने चमककर जवाब दिया। तो अखिलेश उसे देखता ही रह गया। उसका दिल घबरा गया। उर्मिला कोल्ड ड्रिंक सबका भरा गिलास उसके लिए लेकर आई, मगर अखिलेश ने उसे वापस टेबल पर रख दिया। नहीं, मुझे कोल्ड ड्रिंक की इच्छा नहीं है। मैं माँ और पिताजी को वापस घर लाना चाहता हूँ। जल्दी चलो, उठो, हम उनको लेने जा रहे हैं, अखिलेश ने जल्दी से उठते हुए कहा। तो उर्मिला बौखला सी गई। अरे, आप कुछ दिनों के लिए तो आए हैं, ऐसे में आप इतनी जल्दी जल्दी सारे काम क्यों कर रहे हैं? और हम आराम से वहाँ जाकर उनसे मिल आएंगे, उर्मिला ने कहा। तो अखिलेश ने एकदम पलटकर उसे देखा। नहीं, मैं कुछ दिन के लिए नहीं आया, मैं हमेशा के लिए वापस आ गया हूँ, अखिलेश ने जवाब दिया। उर्मिला के पैरों तले से जमीन निकल गई। मोटी मोटी पूंजी हाथ से जाती हुई दिखाई देने लगी, मगर अखिलेश तैयार होकर घर से बाहर खड़ा था।
उसने टैक्सी बुलवा ली थी। ना चाहते हुए भी उर्मिला को उसके साथ आना पड़ा। सबसे पहले वो रवि के घर गए। रवि और उसकी पत्नी दोनों घर पर नहीं थे। घर में ताला पड़ा था। अखिलेश ने फ़ोन मिलाया तो वो कॉलेज में था। अखिलेश की आवाज़ पर घबरा सा गया। कहाँ है माँ? माँ कहाँ है? अखिलेश की बात पर दूसरी ओर से घबराया हुआ रवि बोला, यार दरअसल बात यह है कि माँ बहुत ज़्यादा परेशान करने लगी थी, हर समय रोक टोक करती थी, और तुम्हें पता तो है मेरी पत्नी का स्वभाव कैसा है कि वो ज़्यादा बातें सहन नहीं करती, इसलिए हम उन्हें ओल्ड होम छोड़ आए हैं। रवि ने कहते हुए फ़ोन काट दिया। अखिलेश हक्का बक्का रह गया। उसने पलटकर एक कठोर निगाह उर्मिला पर डाली। चलो मेरे साथ किशोर के घर चलें। पता नहीं उन्होंने पिताजी के साथ क्या व्यवहार किया है। अखिलेश तेजी से दोबारा टैक्सी में बैठते हुए बोला। उर्मिला बुरी तरह से घबरा रही थी। वो अखिलेश के गुस्से को जानती थी। थोड़ी देर के बाद वो लोग किशोर के घर के सामने खड़े थे। सौभाग्य से वो लोग घर पर थे। अखिलेश को देखते ही वो दोनों भी घबरा से गए। जानते थे कि वो ना पिताजी से इतना प्यार करता है। अरे अखिलेश भाई, आप कब आए? किशोर ने एकदम खड़े होते हुए कहा। उसकी पत्नी जो मोबाइल पर कुछ देख रही थी वो भी उठ खड़ी हुई। अखिलेश आगे बढ़ा और किशोर से मिला और उसने इधर उधर नजर दौड़ाई। पिताजी कहाँ हैं? उसका अगला सवाल यही था। किशोर ने पत्नी को देखा और फिर अचानक सिर पर हाथ फेरते हुए कहने लगा, यार वो ज़रा पिताजी के पैर का घाव बहुत बढ़ गया था, मैं उन्हें अपने घर में नहीं रख सकता था। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, कहीं इन्हें बीमारी न लग जाती, बस यही सोचकर मैंने उन्हें ओल्ड होम में भिजवा दिया है। वहाँ उनका सबसे बहुत अच्छे तरीके से ख्याल रखा जाएगा। किशोर की बात पर अखिलेश सख्ते में आ गया। उसने भी उसी ओल्ड होम का नाम बता लिया था जहाँ पर रवि ने माँ को भिजवाया था। अखिलेश का जी चाहा वो जोर से एक थप्पड़ किशोर को मुंह पर दे मारे, मगर वो खामोशी से पलट आया। वो सीधा उसी ओल्ड होम की ओर चल दिया। जिस समय वो और उर्मिला ओल्ड होम पहुंचे, वहां सामने महेश जी दिख रहे थे, मगर अखिलेश के पैरों तले से जमीन ही निकल गई, क्योंकि वो जीवित नहीं थे, बल्कि उनकी अर्थी तैयार हो रही थी। उनके आसपास ओल्ड होम में रहने वाले कई बूढ़े आदमी और औरतें जमा थीं। अखिलेश लपक कर आगे बढ़ा। उसे देखते ही ओल्ड होम का इंचार्ज सामने आ गया। क्या आप उनके बेटे हैं? हम कब से उनके दोनों बेटों को मोबाइल पर कॉल करने की कोशिश कर रहे हैं, मगर वो फ़ोन नहीं उठाते। जब से उन्होंने उन्हें यहाँ भेजा है, पलटकर खबर तक नहीं ली, और कल रात अपने बेटों को याद करते करते उन्हें प्राण त्याग दिए। इंचार्ज ने बताया तो अखिलेश की आंखों से आंसू बह निकले, और तभी उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा। अखिलेश चौंक कर पलटा। पीछे सुशीला देवी खड़ी थी। वो बहुत ही कमज़ोर हो चुकी थी, उनकी हालत भी बहुत बुरी थी। अखिलेश एकदम पलटकर माँ से लिपट गया। माँ, मुझे माफ़ कर दे, मुझे आप लोगों को छोड़कर जाना ही नहीं चाहिए था, अखिलेश ने कहा। मगर अब क्या हो सकता था? अर्थी तैयार थी। अखिलेश अर्थी को लेकर घर आ गया। सुशीला देवी उसके साथ ही थी। रिश्तेदारों में जब सबको पता चला कि ओल्ड होम में बूढ़े बाप का देहांत हो गया है, तो सभी किशोर और रवि पर थू थू करने लगे। वो अपनी जगह शर्मिंदा शर्मिंदा से फिरते थे, मगर अखिलेश ने तो कुछ दिन और फैसला कर रखा था। बाप के चौथे वाले दिन ही उसने उर्मिला को तलाक दे दी। तुम जैसी औरत को मैं अपने घर में नहीं रख सकता। तुमसे मेरे ना रहते हुए मेरे माँ बाप की सेवा नहीं हो सकी, तो तुम मेरी क्या सेवा करोगी? तुम मेरी भी नहीं हो सकती। निकल जाओ मेरे घर से। उसने उर्मिला को घर से निकाल दिया और दोनों भाइयों से हमेशा के लिए रिश्ता ही खत्म कर लिया। और अब घर में वो सुशीला देवी के साथ सुकून से रहता था। रवि और किशोर दोनों ही परेशान रहने लगे। उन्हें बिना किसी खास वजह के नौकरियों से निकाल दिया गया। वही जगह पर दौलत की रेल पेल होती थी। भुखमरी ने डेरे डाल लिए। वो समझ ना पाते थे कि ये सब क्या है, मगर अखिलेश जानता था ये माता पिता की बद्दुआ का असर है। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए। तो मिलते हैं ऐसी ही एक मोटिवेशनल कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।